तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज हम हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आपको देखिए जनरल अवेयरनेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम 40 में 40 की तैयारी हमारी होगी। और देखिए, यह एनटीपीसी का डोज जो कि आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में काम करेगा। अगर यह आप डेली क्लास लेते हैं, यकीन मानिए कि आपका जो आपका जनरल अवेयरनेस में प्रश्न आने हैं, उसमें आपकी अच्छी पकड़ आ जाएगी और आप एक अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो कि देखिए, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपकी आने वाली है और आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी चल रही है और जल्द ही इसका एग्ज़ाम होगा। आपको टीटीई की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सभी में आपका यह जो आपका जनरल अवेयरनेस, आप जानते ही हैं कि आपका जो रेलवे का जनरल अवेयरनेस होता है वो सबका आपका सेम ही होता है। इसमें आपको करंट के क्वेश्चन, जीके और आपके विभिन्न तरह के आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए और आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आज हमारा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आप सब एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो देखिए, ऑप्शन में है रजनी कोठरी और एम एन श्रीनिवास, आशीष नंदी और डी एल सेठ है। तो देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखिए, रजनी कोठारी। देखिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक रजनी कोठारी। और यह पुस्तक कब लिखी गई थी? तो यह पुस्तक आपकी सन 1970 में। कब? यह पुस्तक आपकी सन 1970 में लिखी गई थी और प्रकाशित हुई थी। यह भारतीय तकनीकी के अध्ययन के स्रोत में एक महत्वपूर्ण काम मानी जाती है। रजनी कोठरी एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीति वैज्ञानिक और लेखक थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति और सिद्धांत और समाजशास्त्र पर कई पुस्तकें लेख लिखे। उन्होंने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी विद्वान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, पहला हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपको निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। थोड़ा मैं और प्रश्न को छोटा कर दूं। देखिए, 62 में क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपका क्या हुआ था? तो 62 में कह रहा है कि आपको निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। तो कह रहा कि बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग संस्थाओं की स्थापना। तो वर्षों को सही का कालानुक्रम के निम्नलिखित कूट से आपको चुनना है। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, उस अकॉर्डिंग आपको चुनना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, बंग भाषा जो आपकी प्रकाशित हुई थी वह 1817 में हुई थी, और लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी थी वह आपकी 1838 में हुई थी, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी जो वह आपकी 1784 में हुई थी। और देखिए, और इंडियन लीग इन संस्थाओं की स्थापना जो हुई थी वह 1875 में हुई थी। और यह क्रम संस्थाओं के एक वर्षों के क्रमानुसार आपके सही हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी थी उसकी 1784 में स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था भारत भारत में ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका 63 नंबर, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऋग्वेद क्या है? उत्तर देते जाइएगा। स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, यह आपका युद्ध का ग्रंथ है। तो देखिए, अगर बात करें तो देखिए इसमें आपका अगर बात करें, देखिए स्रोतों का संकलन आपका ए कह रहा है, और स्रोतों का जो आपका दोनों सही हो सकते हैं, यह दोनों आपका सही हो सकते हैं। देखिए, अगर बात करें, क्योंकि ऋग्वेद में विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए मंत्रों और सूक्तियों का संग्रह है, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं, प्राकृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कथाएं और वर्णन शामिल हैं। ऑप्शन सी की बात करें, शब्दों का संकलन भी आंशिक रूप से सही है, क्योंकि ऋग्वेद में विभिन्न शब्दों और मंत्रों का संग्रह है, लेकिन इनका मुख्य विवरण नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें, देखिए युद्ध का ग्रंथ, तो बात करें युद्ध का संकलन बिल्कुल सही नहीं होगा,
क्योंकि ऋग्वेद जो है मुख्य रूप से एक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, ना कि युद्ध का आपका संकलन है। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमारा इसमें विकल्प नंबर हमारा देखिए पहला को हम बढ़ावा देंगे कि जो ऋग्वेद है वो आपका स्रोतों का जो है एकमात्र मंत्रों और सूक्तियों का संग्रह है। तो विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और इसमें आपके 4 प्रकार के आपके वेद होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा जो है भारत से बाहर स्थित है। भारत से बाहर किसका मकबरा स्थित है यह आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि आपका हुमायूं है, औरंगजेब है, शहादर शाह है और आपका जहांगीर है। तो देखिए 64 की बात करें तो बाबर का जो मकबरा है वह बाहर स्थित है। किसका? आपके, लेकिन बाबर तो आपका दे नहीं रखा है। 1 मिनट ज़रा चेक कर लेने दीजिए। तो देखिए अगर बात करें हुमायूं के मकबरे की, हुमायूं के मकबरे की बात करें तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है वह आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। और औरंगजेब का बात करें तो खुलदाबाद आपका महाराष्ट्र में। कहाँ? खुलदाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और शहादत जो शाह दे रखा है वह क्या है? तो यह मुग़ल और भारतीय इतिहास से जुड़ा है, इस वजह से इसका भी मकबरा आपका भारत में स्थित है। देखिए आपका जहांगीर दे रखा है, तो अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर आपका क्लियर नहीं है। यहाँ देखिए अगर हुमायूं होता, अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर बाबर होता, देखिए बाबर अगर यहाँ पे होता ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका कहाँ होता? तो देखिए बाबर जो था यह काबुल अफ़गानिस्तान में स्थित है। बाबर जो था वह मुग़ल वंश का संस्थापक था, जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। जो बाबर जो था उसका जो है वह मकबरा आपके भारत से बाहर स्थित है, काबुल और अफ़गानिस्तान में स्थित है। लेकिन ये आप देखिए कमेंट इसमें ज़रूर बताइएगा कि करेक्ट आंसर तो आपका नहीं दे रखा है, लेकिन अब बाहर किसका स्थित है आपको कमेंट में बताना है। बाकी मैंने 3 ऑप्शन आपको क्लियर कर दिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? देखिए विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा विलियम जोन्स। देखिए सर विलियम जोन्स ने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यह सोसाइटी 1784 में, कब? तो 1784 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि एशियाई संस्कृति, इतिहास और भाषाओं के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना था। आगे देखिए 66 नंबर कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल के विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो देखिए 66 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो था वह पूर्व गांधी युग का सबसे बड़ा सफल आंदोलन में से एक था, जब भारत की तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने देखिए लॉर्ड कर्जन ने आपका सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू की थी। और अगस्त 1905 में कोलकाता टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई और विदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल साल्ट जैसे सामानों का बहिष्कार संदेश दिया गया। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 67 नंबर में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए विकल्प तो आप यहाँ पे होंगे। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए अगर बात करें 66 का, तो ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह 1103 में, कब? 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इसका निर्माण उसके दामाद इल्तुतमिश जो था उसने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार एक विजय मीनार है जो
कुतुब परिसर का हिस्सा है। यह नई दिल्ली, भारत के महरौली क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और शहर के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से आपका एक है। और यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की हरित क्रांति का जो है पहल माना जाता है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास, नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम। और आपको पूछ रहा है कि नीचे कोड के उपयोग करके सही विकल्प का आपका उत्तर का पता लगाना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए यह सभी पहल सरकार द्वारा देश में प्रदूषण को कम करने के लिए की गई थी। विकल्प पहला, दूसरा, तीसरा हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके साथ गुणक नामांतर होंगे। किसके साथ आपके गुणक जो होंगे वह नामांतर होंगे। देखिए पहला कह रहा है कि उपभोग करने के लिए उच्च सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग करने के लिए कम सीमांत प्रवृत्ति, निवेश करने के लिए उच्च सीमांत प्रवृत्ति या कम सीमांत प्रवृत्ति को बचाने के लिए। देखिए 69 का विकल्प नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उपभोग करने के लिए कम सीमांत प्रवृत्ति गुणक का प्रमुख निर्धारक होता है, जो आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में बढ़े हुए निवेश या सरकारी खर्च के प्रभाव को वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 69 में करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नए नामों और पुराने नामों वाले देश में से कौन सा युग्म सही रूप से आपका मेल खाता है। तो कह रहा कि आपका इस्वातिना का साम्राज्य आपका स्वाजीलैंड है, मालावी का रेडियासिया है, बोत्सवाना का नासालैंड है और जिम्बाब्वे का सिलोन है। तो आगे देखिए, आगे अगर बात करें 70 का तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि पूछा मेल खाता है, यानी पॉजिटिव हमारा ये है, यह हमारा पॉजिटिव है। कह रहा सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम था। सिलोन जो आपका देखिए यह है आपका श्रीलंका का पुराना नाम है। सिलोन आपका श्रीलंका का पुराना नाम है और जो आपका जिम्बाब्वे का नहीं है। तो विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर डी तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और मलावी का जो पुराना नाम है वह नासालैंड है। क्या है देखिए, ये मलावी जो दे रखा है आपका, इसका क्या है तो आपका न्यूज़ीलैंड है। ये वाला आपका इसका होगा, इसका ये वाला होगा, इसका ये वाला होगा। इस वजह से यह भी आपका कट जाएगा। और आपका बोत्सवाना का पुराना नाम बेउचना लैंड है। क्या है, बेउचना लैंड है। यार क्या दे रखा है, बोत्सवाना दे रखा है ना, बोत्सवाना का क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपका बेचू आना लैंड। यह इसका पुराना नाम हो जाएगा। तो विकल्प हमारा पॉजिटिव यानी पहला हमारा हो जाएगा सही। आपका जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है तो आपका रेडियासा था। क्या था, जिम्बाब्वे का पुराना नाम आपका रेडियासा था। और इस्वातिनी का साम्राज्य का पुराना नाम था आपका आपका स्वाजीलैंड था। तो विकल्प हमारा पहला ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहे हैं 71 नंबर में जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से आपको कथनों का सही बताना है। क्या बताना है आपको, पॉजिटिव बताना है। क्या बताना है, जैन धर्म के बारे में आपको पॉजिटिव यानी सही बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दूं। अब देखिए ऑप्शन कह रहा है 71 नंबर में, देखिए कह रहा कि पहला कह रहा कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण, और विकल्प देखते हैं। देखिए आप दिख रहा होगा, कह रहा कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि पूरी दुनिया एनिमेटेड है, यहाँ तक कि पत्थरों, चट्टानों और पानी में भी जीवन है। तो देखिए पहला तो हमारा विकल्प जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा। और यहीं देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा कि कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और तपस्या की आवश्यकता होती है। तो विकल्प यह भी पॉजिटिव है। तो देखिए दोनों हमारे सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे देखिए कह रहा 72 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कह रहा गोदावरी है, पेरियार है, तुंगभद्रा है और आपकी कावेरी है। देखिए 72 में विकल्प नंबर हमारी हो जाएगी पेरियार। देखिए अगर बात करें तो गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं और जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पेरियार नदी केरल की प्रमुख नदी है। कहाँ की, तो केरिया आपकी देखिए पेरियार जो नदी है वह केरल की प्रमुख नदी है और यह पश्चिम की ओर बहती है और आपके अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे, यह नदी आपके अरब सागर में गिरती है
और बाकी ये सब आपकी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? ये सब की नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में। ये आपकी पूर्व की बहने वाली नदियाँ हैं पूर्व की ओर, और पश्चिम की ओर नदियाँ बहने बहने वाली आपकी पेरियार है, जो कि आपकी केरल में जाके गिरती है। आगे देखते हैं 73 नंबर, कह रहा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे आपके क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, फालतू क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलेंगे। कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव और राष्ट्रीय विकास परिषद और आपका वित्त मंत्रालय। तो देखिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए 73 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत का पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन आपका प्राधिकरण होता है। तो विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 73 का। क्या कह रहा कि भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से, आगे देखिए कह रहा भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से, आगे देखिए निम्नलिखित भारत के कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कह रहा कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो आपका 74 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राज्यों के मुख्यमंत्री। देखिए राज्य के कार्यकारिणी निकाय में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद आपके होते हैं। कौन? तो आपके राज्यपाल और मंत्रिपरिषद होते हैं, और जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। एक राज्य में एक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, और उसके प्रसाद पद धारण करता है। आगे देखिए हम बढ़ते हैं अब 75 नंबर की ओर, और देखिए 75 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो देखिए विकल्प का ऑप्शन ए कह रहा है मल्होत्रा समिति, नरसिंघन समिति, राघवन समिति और स्वर्ण सिंह समिति। तो देखिए 75 नंबर विकल्प की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर यही कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान के से प्रेरित हैं? आपका कह रहा है यूएस से और आपका कह रहा है फ्रांस और आयरलैंड, और इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो अगर बात करें 76 नंबर की, तो देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा आयरलैंड के। देखिए भारतीय संविधान के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के किस राज्य को आपके मोलेसिस बेसिन के तौर पर संदर्भित किया जाता है? कह रहा कि महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है और मिजोरम है और आपका केरला है। तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है 77 नंबर में। तो देखिए अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में मोलेसिस बेसिन के तौर पर संदर्भित करता है? तो देखिए यह राज्य आपका है मिजोरम। देखिए मिजोरम की स्थलाकृति अधिकतर मृदुल और असंगठित अवसादी चट्टानों की लंबी पहाड़ियों से निर्मित होती है, जो सरलता से और तीव्रता से अपरदित हो जाती है, जिसे मोलिसिस बेसिन कहा जाता है। मोलिसिस बेसिन का निर्माण तब होता है जब एक प्रमुख सतही ढलान सक्रिय होती है, और इस स्थिति में आपका अक्षण महाद्वीप अध्यारोही पर्वत श्रृंखला के सामने नीचे की ओर प्रवण हो जाता है। इस प्रवण बलन पड़ने पर एक फोलैंड बेसिन का निर्माण होता है। तो विकल्प हमारा मिजोरम करेक्ट हो जाएगा। आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है 78 नंबर में, कह रहा है कि एक मिनट, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृदा के पलवारीकरण यानी मल्चिंग के लाभ के रूप में माना जाता है? तो कह रहा कि यह वाष्पीकरण को कम करने की मृदा की लवणता को कम कर देता है, और सेकंड यही कह रहा है कि यह मृदा के सूक्ष्म जलवायु और वायु को परावर्तित करता है, जिसमें पादप वृद्धि करता है। और थर्ड कह रहा कि यह सरीसृपों की आवाजाही और कृंतक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है। तो देखिए नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखा है 78 नंबर में। देखिए विकल्प नंबर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर विकल्प आपके सी हो जाएंगे, जिसमें हमारा पहला और दूसरा हो जाएगा। कि देखिए मल्चिंग के गीले भूसे, पत्तियां और ढीली मिट्टी के मिश्रण में संदर्भित किया जाता है,
जो नए लगाए गए पेड़ों, झाड़ियों और उनकी जड़ों को रक्षा के लिए समान रूप से ज़मीन पर फैलता है। मल्चिंग के अगर लाभ की बात करें तो मिट्टी और पानी के कटाव को कम करता है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा जल संरक्षण और कटाव नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण कृषि है। मल्चिंग जो होता है वह शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन में सुधार करने में मदद करता है। तो विकल्प देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा हमारा बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा और तीसरा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि आपको निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। कह रहा सुर्खियों में रही प्रजातियाँ और मॉरिसिस्टिका, स्पेकम ट्रिफ्राक और इस्चाचुमू और जनार्दनामी और पोर्टुलाका लालाजी यानी वाइल्ड सन रोज। तो देखिए 79 में विकल्प नंबर अगर भी बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर विकल्प यहाँ दे रखे हैं। देखिए विकल्प नंबर बात करें तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। देखिए दूसरा और तीसरा। तो देखिए मोरीग्रोसेस भारतीय मुरैनो ग्रास की एक नई प्रजाति है जो अपने पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के लिए जानी जाती है। जैसे कि चारा गोवा में वैज्ञानिक द्वारा पश्चिमी घाट में देखा जाता है, जो भारत के 4 वैश्विक जैव विविधता और हॉटस्पॉट्स में से एक है। प्रजातियों ने कठोर परिस्थितियों, कम पोषक तत्वों की उपलब्धता और मानसून में खिलने के लिए अनुकूलता किया है। तो विकल्प देखिए हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा हमारा यह कथन आपके सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर विकल्प देखिए कह रहा कि स्तंभ ए को स्तंभ बी के उनके कार्यों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए ये आपका है, इनको आपको सुमेलित करना है। तो क्या दे रखा है आपका लैक्टोबिलसिस और प्रोटोजोआ, राइजोबियम और विषाणु। देखिए अगर बात करें 80 नंबर में तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, पहला का हमारा डी हो जाएगा। पहला का देखिए पहला लैक्टोबैसिलस यानी इसके कारण से आपका दही का बनना होता है। क्या होता है देखिए इसके कारण हमारा दही का बनता है। और ऑप्शन सेकंड का देखिए प्रोटोजोआ जो होता है वह मलेरिया का परजीवी होता है। और जो आपका राइजोबियम होता है वह नाइट्रोजन का नियंत्रण होता है। और एक बचा विषाणु जो आपका एड्स का कारण होता है। देखिए सूक्ष्म जीव एक 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 जीवित जीव होता है जिसे आम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बाँटा जाता है जिसमें यह बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ आपके शैवाल होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों को प्रभाव बहुत अधिक होता है। कुछ मनुष्यों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव जीवित लोगों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अत्यधिक मामलों में मृत्यु का कारण बन जाते हैं। और देखिए दही में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से जीवाणु लैक्टोबैसिलस दही के जमने का बढ़ावा देते हैं और यह दूध में वंश वृद्धि करता है और इस दही में परावर्तित कर देता है। चावल के लिए किण्वन के लिए बैक्टीरिया और खमीर भी सहायक होता है। देखिए विकल्प नंबर हमारा लैक्टोबैसिलस का दही हो जाएगा, प्रोटोजोआ मलेरिया, राइजोबियम का नाइट्रोजन नियंत्रण और विषाणु का एड्स। कह रहा कि बंगाल देश हमारा डैश डैश पड़ोसी देश है। तो कह रहा उत्तरी है, पश्चिमी है, पूर्वी है और दक्षिणी है। तो 81 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, पूर्वी। देखिए बांग्लादेश हमारे पूर्वी पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देश की बात करें, देखिए हमारा कौन कौन सा हो जाएगा पड़ोसी देश। तो देखिए अफ़गानिस्तान हो गया और आपका बांग्लादेश हो गया और भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यह हमारे पड़ोसी देश हैं। और यही क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को लागू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन में कह रहा है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो देखिए 82 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना को कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता स्वीकृति की जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है 83 में कि हाल ही में कार्ड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। कह रहा है कि लॉक्ड शील्ड, कॉल्ड लॉक्ड शील्ड, कॉल्ड साइबर चैलेंज और साइबर सुरक्षा।
83 का देखिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कार्ड साइबर चैलेंज। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कार्ड साइबर चैलेंज अभियान शुरू किया है। कार्ड ने इंडो पैसिफिक और उसके बाहर सुरक्षित जिम्मेदार साइबर आदतों को अपनाने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया है। कार्ड ग्रुप देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक संगठन है। आगे यही कह रहा कि फरवरी 2023 में किस देश ने भारत से जमे हुए समुद्री भोजन के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंधित हटा दिया है? ये कह रहा ईरान है, ओमान है, सऊदी अरब है और कतर है। तो 4 विकल्प इसी तरह से आपको दिया रहेगा और आपको करेक्ट आंसर जो है चुनना है। तो देखिए अगर 84 की बात करें तो आपका कतर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कतर। कतर ने भारत से फ्रोजन समुद्री भोजन के आयात पर अस्थायी प्रतिबंधित हटा दिया है नवंबर 2022 में। कब? तो नवंबर 2022 में फीफा विश्व कप से ठीक पहले भारत से कुछ खेपों से आपके विब्रो हैजा के कथित रूप से पता लगाने के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था। और देखिए क्या कह रहा कि किस फिल्म ने लॉस एंजिल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार का शीर्ष पुरस्कार जीता है? कह रहा जग्गी और केजीएफ चैप्टर 2, वंस अपॉन टाइम इन कोलकाता और कश्मीर फाइल्स। तो देखिए 85 में विकल्प नंबर सी हो जाएगा। देखिए आदित्य विक्रम सेनगुप्ता की वंस ऑफ ए टाइम इन कोलकाता ने वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप से वर्ष 2022 में IFFL के समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार के शीर्ष पुरस्कार जीता है। अनमोल सिद्धू की जग्गी ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए उमा द कान्हा पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस चॉइस अवार्ड भी जीता जाता है। 86 यही कह रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो देखिए 86 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, सन 1921। देखिए अगर बात करें सन 1921 में जनसंख्या में वृद्धि जो आपकी हुई थी वह 0.3% हुई थी। कितनी? तो 0.3% आपकी हुई थी। कब? तो आपके 1921 में। 1921 में। और देखिए अगर बात करें इसमें पहले 1911 में जो आपकी हुई थी, 1911 में आपकी जो यह जनसंख्या थी वह 5.7% की धनात्मक वृद्धि हुई थी। और जो 2011 में यह आपकी बढ़कर कितनी हो गई? 2011 में यह बढ़कर आपकी देखिए कितनी हो गई? तो 17.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और यहीं देखिए क्या कह रहा है 87 नंबर में कि रायबरेली में आयोजित प्रतियोगिता में किसने 100 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? देखिए ऑप्शन में कह रहा है रवि कुमार, अमलान बोरगोहेन, कमल तिवारी और राज किशोर। तो देखिए 87 का विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपके अमलान बोरगोहेन। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। कब? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आपके 29 अगस्त को। कब? तो 29 अगस्त को यह दिन भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंटर रेलवे एथलीट्स चैंपियनशिप में पुरुषों के 100 मीटर रेस में आपके कब इनका टाइम कितना लगा था? तो 10 मिनट 25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए प्रसिद्ध लेखक मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 में का 23वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए कह रहा कि तस्लीमा संघर्ष और साहित्य और मधुशाला। 88 में देखिए यह विकल्प आपका हो जाएगा पहला ही हो जाएगा कि 2020 के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी महत्वपूर्ण हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया था। वर्ष 2016 में यह प्रकाशित हुई थी। कब? तो वर्ष 2016 में यह प्रकाशित हुई थी। बिहारी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 2 लाख देखिए 2,50,000 रुपये आपका कैश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपका कैश दिया जाता है।
और एक प्रशस्ति पत्र की एक पट्टिका दी जाती है। और यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से आपका एक है। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 89 नंबर। कह रहा है कि डैश डैश रूस की राजधानी है। देखिए रूस की राजधानी कौन है, तो मास्को। मास्को रूस की राजधानी है। यह रूस में सबसे अधिक आबादी वाला संघीय शहर है। यह शहर रूस और पूर्वी यूरोप में एक प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव वैज्ञानिक केंद्र है। मास्को यूरोपीय रूस से केंद्रीय संघीय जिले में का मोस्कवा नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला अंतर्देशीय शहर बन जाता है। आगे यहीं देखिए 90 नंबर कह रहा है कि असम में वार्षिक फसल होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। कह रहा लोहड़ी, पोंगल और माघ बिहू और मकर बिलुक्कू। देखिए 90 का नंबर हमारा माघ बिहू हो जाएगा। माघ बिहू असम में कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। यह माघ जनवरी के मध्य के महीने में मनाया जाता है। माघ बिहू के पूर्व संध्या को उरुका कहा जाता है। और देखिए कह रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है। तो कह रहा कि बुद्ध अवशेष, प्रार्थना कक्ष, निवास स्थान और मठ। तो देखिए 91 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना कक्ष। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य एक प्रार्थना कक्ष का संदर्भित करता है। चैत्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चीता से हुई थी, जिसका अर्थ है राख का ढेर। यह एक स्तूप की एक साथ स्थान को संदर्भित करता है और प्रवेश द्वार के सामने अंत में एक गोल अर्धवृत्त और गोला आकार का एक ऊंची छत है। और यही कह रहा कि महाभारत का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो कह रहा कि रामनाथ काक, आर के नारायण, राजा राव और के एम गांगुली। देखिए 92 का विकल्प नंबर हो जाएगा आपके के एम गांगुली। देखिए महाभारत को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति के एम गांगुली थे। केसरी मोहन गांगुली एक भारतीय अनुवादक थे, जिन्होंने संस्कृत महाकाव्य महाभारत के पहले पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद के लिए जाना जाता है, जिसे कृष्णा द्वैपायन व्यास के महाभारत के रूप में 1883 से 1896 के बीच अंग्रेजी गद्य में अनुवादित किया था। आगे देखिए यही कह रहा कि आपका 93 नंबर में द ड्रामा दैट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स वाज। तो कह रहा कि क्लासिकल ड्रामा और आपका एल्जाबेथन ड्रामा और मेडिवल ड्रामा और आपके मेलोड्रा ड्रामा। तो देखिए 93 का विकल्प नंबर ऑप्शन सी हो जाए आपका मेडिवल ड्रामा। देखिए द ड्रामा दैट डेवलपमेंट फ्रॉम रिलीजियस rituals was medieval drama. Early medieval drama can be distributed and integral drama because it is was originality part of literacy of क्रिश्चियंस चर्च। विकल्प हमारा सी मेडिवल ड्रामा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं है। और देखिए आपका नेगेटिव पूछ रहा है। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। 94 में हमारा कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन। देखिए यही हमारा हो जाएगा नेगेटिव, बाकी तो हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव हमसे पूछ रहा था। देखिए ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, और यानी पृथ्वी के तापमान में समय वृद्धि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण बनते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण में मीथेन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प शामिल है। जो सौर विकिरण पृथ्वी पर पहुंचता है तो कुछ विकिरण पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर कंप्यूटरों की किस पीढ़ी से है। देखिए 95 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपकी दूसरी पीढ़ी से। देखिए ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर तकनीकी का प्रयोग कर विकसित किए गए थे। और यही कह रहा कि डेस्कटॉप और लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के हैं। तो देखिए कह रहा कि माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। देखिए 96 की बात करें तो देखिए
यह विकल्प ऑप्शन ए जाएगा माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे। एक छोटा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके केंद्रीय प्रोसेसर के माइक्रोसॉफ्ट के रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। कह रहा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कह रहा कि कर्नाटक, असम और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कर्नाटक में। ये आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1973 में देखिए तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बीच अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह कभी मैसूर साम्राज्य के महाराजा के लिए एक निजी शिकार आरक्षित था। बांदीपुर चामराजनगर जिले के गुडलूपेट तालुका पर स्थित है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 98 नंबर द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है कि झुम्पा लाहिरी और अमीश त्रिपाठी, रविंदर सिंह और सलमान रश्दी। 98 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा देखिए आपके अमीषा त्रिपाठी। द सीक्रेट ऑफ द नागास भारतीय लेखक अमीषा त्रिपाठी द्वारा लिखित एक उपन्यास है और यह आपके शिव स्तरीय दूसरी पुस्तक है। 3 पुस्तकों में से एक श्रृंखला है जो हिंदू भगवान शिव और उनके कारनामों की कहानियाँ बताती है। आगे कह रहा कि मुख्यमंत्री राज्य नीर योजना शुरू की गई है। तो देखिए यह आपकी शुरू की गई है 13 मार्च 2020 को। देखिए मुख्यमंत्री राज्य नीर योजना 13 मार्च 1920 में कब? देखिए 13 मार्च 1920 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक पानी का खपत 1500 लीटर से कम होने पर छूट दी गई थी। 15,000 लीटर इतना, तो 15,000 लीटर से कम होने पर उनको छूट दी गई थी। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा अब आपका 100वां नंबर। और देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फरवरी 2022 में नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। और सघन मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष आपका लॉन्च किया गया था? तो देखिए यह आपका वर्ष था 2017। देखिए चुनिंदा जिलों शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए 8 अक्टूबर, देखिए 8 अक्टूबर 2017, 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य देश में बच्चों और गर्भवती माताओं को गंभीर बीमारियों से बचाना है। यह भारत में पूर्व टीकाकरण का कवरेज विस्तार करने के लिए एक विशेष अभियान है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 तहत बच्चों को 12 टीके लगाए जाते हैं और मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो देखिए यह थे हमारे 40 प्रश्न और आपको कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। और आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। है आपका स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।